आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री नया चैप्टर एक शुरू करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री देखेंगे क्या होता है सरफेस केमिस्ट्री, है ना। तो सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। सरफेस केमिस्ट्री होता है जो भी रिएक्शन हो, है ना, या फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो, सारा जो है आपका उस सरफेस पे होगा, है ना। जो भी आप सब्सटेंस लेंगे, है ना, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में हो, है ना, तो वो क्या होगा, उसके सरफेस पे होगा ये रिएक्शन, है ना। फिजिकल रिएक्शन हो या केमिकल रिएक्शन हो, ये उसके सरफेस पे होगा, ना कि पूरे बल्क में होगा, मतलब इनसाइड द बॉडी होगा, है ना। ठीक है, तो हम लोग सिंपल से लिख सकते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री, ब्रॉड वे में अगर पूछे तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री जो है वो phenomenon that occurs at the surface और इंटरफेसेस, है ना। तो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, जैसे मान लेते हैं सॉलिड और उसमें आपने लिक्विड को एडसॉर्ब कराया, तो आप उसको या तो इस तरह लिख सकते हैं सॉलिड स्लैश लिक्विड, या फिर इस तरह लिख सकते हैं आप इसको सॉलिड लिक्विड। इसमें समझ में आ जाएगा कि इसमें जो है आपका सॉलिड और लिक्विड मिल करके ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस हुआ है आपका, है ना। तो कुछ टर्म को जान लेते हैं इसमें, जैसे एडजॉर्प्शन में क्या है आपका, सरफेस केमिस्ट्री में क्या है, सबसे पहले आता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या है, ये जो है आपका molecules remain only at the surface and do not go deeper into द बल्क, है ना, बल्क में नहीं जाता है, यही प्रोसेस को एडजॉर्प्शन बोलते हैं। एक और वर्ड आपने सुना होगा जो कि आपका एब्जॉर्प्शन है ना। तो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके पहले कुछ टर्म जान लेते हैं, है ना। तो एडजॉर्प्शन ये ए डी, है ना, एडजॉर्प्शन शुरू हो रहा है ए डी और एब्जॉर्प्शन शुरू होता है ए बी, है ना। तो ए डी से, ठीक है, ये सरफेस पे नहीं होगा, जैसे एब्जॉर्प्शन सरफेस पे नहीं होगा, पूरे बल्क में होगा, और एडजॉर्प्शन जो है वो सरफेस पे ही होगा, है ना, पूरे बल्क में नहीं होगा। एग्जांपल है जैसे आपने चारकोल, है ना, चारकोल है, सिलिका जेल है। अब चारकोल में क्या है, मान लेते हैं किसी कंटेनर में आपने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नॉर्मल हो गया, आप मान लेते हैं कि 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अप्लाई करके, मतलब एक कंटेनर के अंदर में भरा हुआ है गैस, है ना, हाइड्रोजन है या फिर जो भी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, और उसमें आप कम से कम 5 किलो चारकोल डाल दीजिए। अब जैसे ही डालेंगे चारकोल, उसमें आप देखेंगे जो प्रेशर है 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो आप देखेंगे धीरे धीरे 8 या 7 हो जाएगा, है ना। क्या करता है, तो जो गैस मॉलिक्यूल है वो चारकोल में जाकर के एड्जॉर्ब हो जाता है ना, उसके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है। और जैसा कि ये सरफेस फिनोमेना है, तो आपका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा से वो एड्जॉर्ब होगा, करेक्ट, ठीक है। तो सिलिका जेल हो गया आपका, ठीक है। ये सब जो है सिलिका जेल, जैसे आप कोई भी चीज़ सामान मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, एक अच्छा कंपनी का हो, तो आप जैसे थर्मस वगैरह हो या जो भी हो, आप क्या करते हैं, जैसे ही उसका ढक्कन ओपन करते हैं तो आप अंदर में देखते हैं एक छोटा सा पाउच रहता है ना। तो छोटा सा जो पाउच रहता है उसमें क्या रहता है, आपका सिलिका जेल रहता है। सिलिका जेल का काम क्या है, वो जो भी उसके अंदर में मॉइस्चर जनरेट कर जाता है, उस मॉइस्चर को क्या करता है, अपने ऊपर ट्रैप कर लेता है, ताकि उस मॉइस्चर से वो जो कंटेनर है या जो भी चीज़ आपको वो बेच रहा है कंपनी, वो वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाए और वो मॉइस्चर उसको कोई हानि नहीं पहुँचाए, करेक्ट, ठीक है। अब लोकल में जाके नहीं ढूंढने लगेंगे, वो सिलिका जेल वगैरह नहीं डालते हैं ना, ठीक है। अब ये एडजॉर्प्शन आपने देख लिया, और डिजॉर्प्शन देखते हैं। डिजॉर्प्शन मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, है ना, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन adsorbed substance
है ना, फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस, उसी को डिजॉर्प्शन कहेंगे। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन आपको मैंने क्या कहा, जिसमें सरफेस एरिया ज़्यादा हो उसी में ज़्यादा होगा। इसीलिए कोई मान लेते हैं कि 1 kg का एक आयरन है, वो अगर इस तरह दिख रहा है, ये ब्लॉक 1 किलो का है, तो इसका सरफेस कहाँ है, बस ये और ये है, करेक्ट। लेकिन इसी को अगर हम पाउडर फॉर्म में कर देंगे तो देखिए पाउडर फॉर्म में कितना बड़ा सरफेस एरिया ले लेगा, ये ऐसे रख सकते हैं इसको। तो सरफेस एरिया देखिए, हर एक कण को आप अलग अलग रखेंगे तो हर एक कण का चारों तरफ का ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, तो आप देखेंगे ओवरऑल जो है इसका सरफेस एरिया जो यहाँ कम था, सिर्फ सरफेस पे ही होगा ना एड्जॉर्प्शन, तो जो यहाँ पर बिल्कुल कम था वहाँ एक छोटे छोटे पार्टिकल का अपना अलग अलग सरफेस एरिया हो गया। जब इसी 1 किलो को जब आप पाउडर फॉर्म में बनाते हैं तो इसका मतलब इसका सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया। इसीलिए आप देखेंगे कि जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो आप देखे होंगे, जैसे आप इथीन से इथेन बनाते हैं तो जो निकल और हाइड्रोजन लेते हैं, तो निकल में या पैलेडियम या प्लैटिनम जो भी लेते हैं उसमें क्या लिखा हुआ रहता है, फाइनली पाउडर्ड। तो फाइनली पाउडर्ड का मतलब क्या है, फाइनली पाउडर का मतलब क्या है, वो आपका पाउडर फॉर्म में जाने से क्या होता है, उसका सरफेस एरिया और एक कण का सरफेस एरिया को वो एक्यूमुलेट करता है ना। और अगर सीधे एक ब्लॉक के रूप में 1 ग्राम डाल देंगे आप, तो क्या होगा, उस 1 ग्राम का जो पेरीफेरल है वही उसका सरफेस एरिया हुआ, तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट रिएक्शन आपका नहीं होगा इथिन से इथेन, है ना। तो जब आप उसको फाइनली पाउडर फॉर्म में डालते हैं तो क्या होता है, आपका वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जाके एब्जॉर्ब होता है उस फाइनली पाउडर्ड प्लैटिनम, निकल या फिर जो भी पैलेडियम आपने लिया है उसमें, और फिर आपका रिएक्शन के राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनता है, करेक्ट। तो बस आपका काम है सरफेस केमिस्ट्री, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं ताकि हम लोग जो है जान सके कि कोई रिएक्शन को जो है ज़्यादा फास्ट कैसे ले जा सकें, है ना। तो उसके लिए हमको जो है, अगर हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसका हमको सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए, है ना। तो सरफेस एरिया ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे, उसको हम लोग फाइनली पाउडर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, डिजॉर्प्शन भी आपने देख लिया। अब जो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है ना, तो एडजॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन, है ना, एडजॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन आपने देख लिया, ये कहाँ होता है, ओनली सरफेस, है ना, सरफेस में ही जो प्रोसेस होता है ना। जैसे एग्जांपल में आपका इंक एड्जॉर्ब्ड एट सरफेस ऑफ चॉक, है ना, सिलिका जेल आपने देखा, है ना। ये सब कहाँ हो रहा है, सिर्फ सरफेस पे हो रहा है। आपको इंक रखा हुआ है, उसमें आप चॉक को रखेंगे डिप करके, तो आप क्या देखेंगे कि सिर्फ सरफेस पे इंक लगा है और ऊपर में जो है नहीं लगा है ना, ऊपर में नहीं आता है। और एब्जॉर्प्शन क्या है, ये आप लिख सकते हैं, ये आपका क्या होगा, थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सब्सटेंस, है ना। जैसे आपका हो गया वाटर वेपर एब्जॉर्ब इन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में जब हम वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कराते हैं, जो वाटर वेपर जाता है उसमें, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है ना। ये जनरली हम लोग कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम का ट्यूब से जब भी कोई हम लोग केमिकल सिंथेसिस करते हैं, तो जो वाटर वेपर वहाँ से निकलता है उसको हम लोग ट्रैप करने के लिए, और फिर बाहर से भी कोई मॉइस्चर ना चला जाए उस रिएक्शन मिक्सचर में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग कैल्शियम क्लोराइड से कंडेंसर के माउथ पे ऊपर में, है ना, टॉप पोजीशन पे जो है उसको सिक्योर कर देते हैं, ताकि जो भी एयर वहाँ से पास हो या जो भी एयर वहाँ से निकले वो मॉइस्चर फ्री हो, करेक्ट। सारा मॉइस्चर को जो है कैल्शियम क्लोराइड ट्रैप कर दे। या फिर कोई सॉल्वेंट है, टॉल्विन है या फिर डाइक्लोरोमीथेन है, तो जब हमको वो कोई रिएक्शन के लिए लगाना होता है, कोई जैसे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जैसा हम लोग कोई काम करते हैं, तो वहाँ मॉइस्चर से क्या होता है, आपका ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ख़राब हो जाता है, तो इसलिए हम लोग उस सॉल्वेंट को पहले ड्राई करते हैं। सॉल्वेंट को ड्राई करने का मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, उसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे तो उस सॉल्वेंट को बार बार ओपन करने के कारण जो भी मॉइस्चर उसमें गया है
वो मॉइस्चर क्या होगा आपका, ये कैल्शियम क्लोराइड में ट्रैप हो जाएगा और जो आपका सॉल्वेंट रहेगा वो मॉइस्चर फ्री होगा, है ना। अब आप उस सॉल्वेंट से कोई भी ड्राई रिएक्शन लगा सकते हैं जो कि मॉइस्चर फ्री रिएक्शन है, करेक्ट। तो ये हेल्प करता है आपका सरफेस केमिस्ट्री, करेक्ट। अब नेक्स्ट है आपका सॉर्प्शन। यहाँ क्या होता है, दोनों जो है एक के बाद एक चलते रहता है ना, बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेकिंग प्लेस, है ना। एब्जॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन टेकिंग प्लेस। जैसे आप एक कॉटन लीजिए, है ना, इसको डिप्ट किए किसमें, इंक में, तो क्या होता है, पानी तो पूरे कॉटन में चला जाएगा और जो इंक है वो कॉटन के सरफेस पे रहेगा, करेक्ट। समझ में आ गया आपको, तो उसको आप कहेंगे सॉर्प्शन, मतलब दोनों ही प्रोसेस उसमें साथ में हो रहा है ना। ठीक है। अब एक और टर्म है, जैसे कि आपका एड्जॉर्बेट है, एड्जॉर्बेंट है ना। तो एड्जॉर्बेट किसको बोलेंगे ये जानना जरूरी है, आगे जाकर के हम लोग यही सब टर्म यूज़ करेंगे, है ना। तो एड्जॉर्बेट क्या होता है, द मॉलिक्यूल, है ना, विच accumulates एट द सरफेस, है ना। जैसे कॉटन और इंक लिया आपने, तो जो इंक है वो जा करके कॉटन में लगा, कॉटन के सरफेस में, है ना। तो जो इंक है एक्सक्यूज मी जो इंक है वो क्या कर रहा है, कॉटन के सरफेस में जाके लगा। तो अब जो उसी इंक को हम लोग एड्सॉर्बेट कहेंगे, है ना, द मॉलिक्यूल्स विच एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस। तो इंक जो जा करके कॉटन के सरफेस पे लगा, मतलब एक्यूमुलेट हुआ कॉटन के सरफेस पे, तो उसको हम लोग एड्सॉर्बेट बोलेंगे। तो यहाँ आपका इंक और कॉटन में इंक हो गया आपका एड्सॉर्बेट, ठीक है। और एक वर्ड है एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट क्या हो गया, जो सरफेस प्रोवाइड करे, है ना, द मटेरियल ऑन द surface of which the adsorption takes place। ठीक है, ठीक है, जो अपना सरफेस प्रोवाइड करा है एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए। जैसे हो गया आपका चारकोल, तो यही चारकोल क्या कर रहा है, सरफेस प्रोवाइड कर रहा है ताकि गैस मॉलिक्यूल आकर के इसके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाए, है ना। तो एड्जॉर्बेंट हो गया चारकोल, और जो गैस मॉलिक्यूल है वो एड्जॉर्बेट आपका हो गया, करेक्ट। तो हम लोग आगे देखेंगे वो आगे क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन देखेंगे, है ना, कि कैसे एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस चलता है। जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल तो है नहीं, कुछ तो प्रोसेस है जिसके कारण ये चल रहा है। तो मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन, है ना। तो आप जो एड्जॉर्प्शन हो रहा है, मान लेते हैं कि अगर हम उसको इस तरह से बनाएं कि ये आपका एक बल्क है, सॉलिड, है ना, इसमें जो एटम है वो इस तरह से है, करेक्ट। ये आपने एटम बना दिया और ये सरफेस है आपका, है ना, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है और ये भी सरफेस है, ये सब सरफेस है ना। इनसाइड में तो होता नहीं है एडजॉर्प्शन प्रोसेस, जो भी होता है या तो इस सरफेस पे होगा, इस सरफेस पे होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा, है ना। तो मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन का क्या है, जो सरफेस पार्टिकल है ये सब पार्टिकल जो है ये सब आपका सरफेस पार्टिकल है, करेक्ट। किसी भी बल्क में आप, ऐसा तो नहीं है कि सॉलिड पूरा का पूरा बना हुआ है वो एक ही एटम है,
या एक ही मॉलिक्यूल है, नहीं ना। अगर वो बना हुआ है पूरा तो उसमें क्या होगा, अलग एक मोल अगर है वो सब्सटेंस तो उसमें आपका 6.022 × 10⁻23 एटम रहेगा या उतना मॉलिक्यूल रहेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर जैसे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है या सरफेस पे जो एटम है वो, और जो मिडिल में जो एटम है वो, दोनों का नेचर यहाँ पर मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट ही हो लेकिन डिफर रहता है, सेम नहीं रहता है ना। दोनों आपका अलग रहता है क्योंकि दोनों को अलग इन्वायरमेंट मिल रहा है। देखिए, मान लेते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये अपने चारों तरफ के मॉलिक्यूल के साथ या तो रिपेल करेगा या फिर अगर लाइक है तो अट्रैक्ट करेगा, है ना। यहाँ पे देखिए ये मॉलिक्यूल है, ये अपने चारों तरफ के मॉलिक्यूल के साथ या तो रिपेल करेगा एक दूसरे को, है ना, तो अपना एडजस्टमेंट करेगा एक जगह पे जा कर के, मतलब किसी भी तरह से ये स्टेबलाइज होगा, करेक्ट। या फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, मतलब अट्रैक्ट करे या रिपेल करे या कोई भी और केमिकल प्रॉपर्टी शेयर करे अपने दूसरे नेबर एटम के साथ, लेकिन ये स्टेबल रहेगा। उसी तरह से मान लेते हैं कि ये सरफेस पे है ये एटम, है ना, इसको कितना मिल रहा है, देखिए सिर्फ ये और ये, इस साइड में तो कोई मॉलिक्यूल नहीं मिल रहा है इसको, है ना। इसका मतलब जो स्टेबिलिटी ये गेन करेगा, जो स्टेबिलिटी ये गेन करेगा, है ना, वो स्टेबिलिटी जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसको नहीं मिल पाएगा, और जो कॉर्नर में उसको तो बिल्कुल नहीं। देखिए ये दोनों मिला, है ना, तो ये सिर्फ इस दोनों के साथ ही करेगा। अगर ये मान लेते हैं ये दोनों रिपेल कर, यहाँ पर अगर ये दो इस चारों के साथ रिपेल है तो ये मिडिल में पड़ा हुआ रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा, है ना। लेकिन और अगर अट्रैक्ट भी करेगा फिर भी मिडिल में पड़ा रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। वही चीज़ अगर यहाँ से इसको रिपेल करेगा तो ये थोड़ा सा बाहर की ओर आएगा, अगर अट्रैक्ट करेगा तो थोड़ा सा अंदर की ओर जाएगा, है ना। यहाँ उसी तरह से अगर रिपेल करेगा तो बाहर की ओर जाएगा, अगर अट्रैक्ट करेगा तो अंदर की ओर जाएगा। लेकिन यहाँ ये स्टेबलाइज है ये एटम, लेकिन ये एटम स्टेबलाइज नहीं है, ये एटम स्टेबलाइज नहीं है, करेक्ट। तो ये जो स्टेबिलिटी को अटेंड करना चाहता है इसलिए क्या करता है, ये जो आपके आसपास में जो ये तो एड्जॉर्बेंट हुआ, है ना, जो अपना सरफेस प्रोवाइड करे। तो आसपास में जो भी एड्जॉर्बेंट पड़ा हुआ रहता है, जो मॉलिक्यूल है जो एक्यूमुलेट करता है एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे, तो उस मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो एक बॉन्ड बना लेता है ना, ताकि ये अपने आप को स्टेबिलिटी बनाए रख सके, है ना, अपना स्टेबिलिटी को बनाए रख सकते हैं। उसके लिए क्या करता है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक नॉर्मल बॉन्ड बना लेता है। तो वो हम लोग आगे जाके देखेंगे कितने तरह का होता है। एक फिजिजॉर्प्शन होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, और एक केमिजॉर्प्शन होता है जिसको केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं, है ना। ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं। पार्टिकुलरली इसी के कारण जो है हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, क्योंकि एक ही है जो आपका ये पूरा बल्क बना हुआ है, जो ये सॉलिड बना हुआ है, ये आपका सब सेम ही एटम है, चाहे सरफेस पे हो चाहे मिडिल में हो, लेकिन जो सरफेस का एटम है वो थोड़ा डिफरेंट फील कर रहा है सेंटर के एटम से, करेक्ट। वही उसी कारण से क्या है कि सेम सिमिलर काइंड ऑफ एटम है, उसके बावजूद भी दो डिफरेंट प्रॉपर्टी दे रहा है ना, सरफेस पे अलग प्रॉपर्टी और मिडिल में अलग प्रॉपर्टी। इसीलिए जो एब्जॉर्प्शन है ना, एब्जॉर्प्शन पूरी फिजिकल फिनोमेना है, वो आप उसको धूप में डालेंगे तुरंत, फिर एब्जॉर्प्शन से वो हाँ एब्जॉर्ब जितना भी पानी किया वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, करेक्ट। लेकिन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो आपका पूरा फिजिकली नहीं है, वो फिजिकल और केमिकल दोनों है ना। इसीलिए जब आप उसको अलग करते हैं तो उसको डिजॉर्प्शन कहते हैं, उसको आपको केमिकली प्रोसेस से ही अलग करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये एब्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का भी एक अंतर है ना। ठीक है, तो आप देखेंगे हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ना, क्योंकि अपने आप होता है, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस माइनस, है ना, चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक है तो, है ना। और डेल्टा एस जो कि इंथैल्पी इंट्रॉपी चेंज है ना, इंट्रॉपी चेंज पे आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा फॉर ए गैस मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, डेल्टा जी जो गिब्स एनर्जी है वो क्या होगा आपका, ये भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है, ये
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, है ना। नेगेटिव का मतलब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, करेक्ट। कितने तरह का एडजॉर्प्शन होता है वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, ये हम बहुत बार बोल चुके हैं ये, इसलिए इस पर हम ज़्यादा मतलब अंदर नहीं जाना चाहते हैं कि अपने आप जो हो रहा है ना, बाय नेचर जो हो रहा है वो हमेशा स्पॉन्टेनियस ही होता है ना। और अगर उस पर आपको कोई एनर्जी लग रहा है उसको कराने में, तो आप वो एंडोथर्मिक होता है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो स्पॉन्टेनियस होगा तो नेगेटिव, मतलब वहाँ से एनर्जी निकलेगा, करेक्ट। उसी तरह से एनर्जी निकलेगा तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। एंट्रोपी चेंज यहाँ पर नेगेटिव होगा, है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, इसमें एंट्रोपी होगा नहीं, इसलिए आपका ये सब नेगेटिव में जाता है ना। तो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन में आप सीधे लिख सकते हैं इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि ये अपने आप हो रहा है ना। इसको हम जो है कोई टेम्परेचर दे के या कुछ दे करके हम ये रिएक्शन को नहीं करा रहे हैं, करेक्ट। तो टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में कितने हैं, दो तरह का होता है, एक फिजिजॉर्प्शन, एक केमिजॉर्प्शन। ठीक है, तो फिजिजॉर्प्शन को हम लोग और एक क्या बोल सकते हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, है ना। ठीक है, यहाँ कब होता है ये, जब कोई गैस मॉलिक्यूल्स क्या होता है, सॉलिड के सरफेस पे, है ना, एक्यूमुलेट हो, है ना। कैसे, तो बाय वीक वंडरवाल्स फोर्सेस, है ना। वीक वंडरवाल फोर्सेस से अगर कोई गैस मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पे एक्यूमुलेट हो तो उसको वीक वंडरवाल फोर्सेस कहते हैं, है ना। और साथ में ये बोलते हुए चलिए, इसमें सॉलिड सरफेस प्रोवाइड कर रहा है तो ये एड्जॉर्बेंट हुआ, गैस उस सरफेस में जाके एड्जॉर्ब हो रहा है तो गैस यहाँ क्या हो गया, एड्जॉर्बेट, करेक्ट। ठीक है, उसी तरह से जो है आपका केमिजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, केमिजॉर्प्शन को हम क्या कहेंगे, केमिकल एड्जॉर्प्शन, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब गैस मॉलिक्यूल्स सॉलिड सरफेस पे, ठीक है, सॉलिड सरफेस पे क्या होगा आपका, बाय केमिकल बॉन्ड, है ना, बाय केमिकल बॉन्ड से वो अगर उस पर रुका हुआ रहेगा तो हम उसको बोलेंगे केमिजॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल जैसे दोनों ही केस में हो जाएगा, जैसे H2 को जब हम एब्जॉर्ब कराते हैं प्लैटिनम के सरफेस पे, जो आपका सिंपल रिएक्शन है, तो इथीन से इथेन बनाते हैं ना, H2 प्लैटिनम कैटलिस्ट इन हाई प्रेशर। तो H2 को जब हम इसमें सरफेस पे देते हैं, जब शुरुआत होता है तो वहाँ पर वंडरवाल इंट्रैक्शन होता है ना। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो आप देखते हैं क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा H2 एक्यूमुलेट होता है प्लैटिनम में, तो क्या होता है, अब वो वंडरवाल से चेंज होकर के क्या हो जाता है, उसमें नॉर्मल वो एक बॉन्ड बनाने लगता है प्लैटिनम के साथ, ठीक है। भले वो वीक बॉन्ड ही रहता है लेकिन एक बॉन्ड बनाने लगता है, और उसके बाद फिर रिएक्शन में वो टूट करके इथेन बनाता है। तो पहले फिजिजॉर्प्शन रहता है और फिर बाद में वो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है वो चेंज हो जाता है केमिजॉर्प्शन में, करेक्ट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिजॉर्प्शन देखेंगे पहले, फिर केमिजॉर्प्शन देखेंगे, है ना। सो फिजिजॉर्प्शन का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम लोग कैसे है। तो इसमें क्या है, ये ज़्यादा उतना अच्छा से किसी को पकड़ के नहीं रख सकता, तो लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपका एडसॉर्बेंट है वो कोई प्रेफरेंस नहीं दिखाता है किसी पार्टिकुलर गैस के लिए, है ना। जो एडसॉर्बेंट है, एडसॉर्बेंट मतलब जो सरफेस प्रोवाइड करे, है ना। तो एडसॉर्बेंट क्या है, वो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, यानी प्रेफरेंस नहीं देता है फॉर ए पार्टिकुलर गैस, है ना। क्या करता है, कोई प्रेफरेंस नहीं देता है ना, तो नो प्रेफरेंस, है ना, किसी पार्टिकुलर गैस के लिए प्रेफरेंस नहीं देता है। या नॉर्मल क्या होता है आपका, वंडरवाल फोर्स काम करता है।
नॉर्मल वंडर वाल फोर्स काम करता है ना, तो कोई भी मॉलिक्यूल आकर के उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब थोड़ा सा कैरेक्टर सेम होना चाहिए जो कि उसको स्टेबिलिटी में हेल्प करे। जैसा कि मैंने बताया था कि जो सरफेस का मॉलिक्यूल या एटम होता है वो कम स्टेबल होता है कंपेयर टू जो सेंटर में होता है ना, तो इसलिए सरफेस के मॉलिक्यूल को ऐसा ही पार्टिकल से वो अपना एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को कराएगा जिससे कि वो थोड़ा सा अपने आप को स्टेबिलिटी महसूस करे। करेक्ट। अब नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट क्या होता है? नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट क्या होता है? एब्जॉर्बेट मतलब जो जाके सरफेस पे लगे, है ना, तो जो ऐसा गैस मॉलिक्यूल्स जो कि इजीली लिक्विफेबल हो, ठीक है, इजीली लिक्विफेबल गैसेस, मतलब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई हो। क्रिटिकल टेम्परेचर हाई हो, ये मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स में बता दूंगा, ठीक है। सो जो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई हो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या होता है, वंडर वाल इंटरेक्शन के साथ एड्सॉर्बेंट में जा कर के एड्जॉर्प्शन प्रोसेस को ये करता है ना, मतलब एड्सॉर्ब होता है जा कर के, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इसमें आप देखेंगे जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा उतना ही ज़्यादा वंडरवाल उस पर काम करेगा स्ट्रॉन्ग से। अब वंडरवाल ज़्यादा काम करेगा, वंडरवाल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या करेगा, वो जा कर के उसके एड्सॉर्बेंट में जा कर के लगेगा। करेक्ट। तो जैसे हो गया कि आपका एग्जांपल है कि 1 ग्राम जो है ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, यहाँ एक्टिवेटेड चारकोल क्या हो गया आपका, एड्सॉर्बेंट, है ना। तो ये क्या करता है, एड्सॉर्ब्स मोर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 630 केल्विन। देन मीथेन, क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 190 केल्विन। तो ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर है तो ज़्यादा वंडरवाल फोर्स काम करेगा उसमें, मतलब स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स काम करेगा। तो स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स रहेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एड्सॉर्ब होगा, इसलिए SO2 जो है 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल में ज़्यादा एड्सॉर्ब होता है कंपेयर टू मीथेन। करेक्ट। ये रिवर्सिबल नेचर होता है, फिजिज ऑप्शन जो है वो रिवर्सिबल नेचर होता है ना। जैसे हो गया आपका सॉलिड और गैस का आप एब्जॉर्प्शन प्रोसेस करा रहे हैं तो क्या बनेगा, सॉलिड गैस प्लस हीट निकलेगा, है ना। मैंने बोला था ये एक्सोथर्मिक है तो प्लस हीट निकलेगा, सॉलिड और गैस है, और फिजिज ऑप्शन है तो फिजिकल प्रोसेस से एब्जॉर्प्शन हुआ और फिजिकल प्रोसेस से ही वो डिजॉर्प्शन हो जाएगा। करेक्ट। मतलब आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं कि जो फिजिज ऑप्शन है ये इसका भी रेगुलेटर है ना। फिजिज ऑप्शन बढ़ेगा कब, अगर बढ़ाना है ज़्यादा तो प्रेशर इंक्रीज़ कीजिए, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होगा फिजिज ऑप्शन बढ़ेगा, क्योंकि उसको सब मॉलिक्यूल्स को एक सरफेस पे लाएगा, है ना। जैसे मॉलिक्यूल इतना बड़ा कंटेनर में पड़ा हुआ है तो वो सरफेस पे कम होगा, है ना, मतलब कम उसमें जाके टच होगा सरफेस पे। वही अगर आप उतना ही गैस मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर देंगे तो आप क्या देखेंगे, उसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल गया, है ना। मतलब सरफेस एरिया उतना ही है लेकिन मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा उस सरफेस पे जाके स्टिक करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, तो प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो फिजिज ऑप्शन भी बढ़ रहा है। उसी तरह फिजिज ऑप्शन प्रोसेस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो ही मॉलिक्यूल में रैंडमनेस कम रहेगा और वो सरफेस पे स्टिक करेगा, है ना। और अगर टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल में रैंडमनेस बढ़ जाएगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगा और मॉलिक्यूल क्या होगा, चारों तरफ भागेगा, सरफेस पे नहीं आना चाहेगा। करेक्ट। सरफेस पे स्ट्राइक कम करेगा, सरफेस पे स्ट्राइक कम करेगा तो आपका फिजिज ऑप्शन भी कम होगा। इसलिए टेम्परेचर अगर कम रहे तो फिजिज ऑप्शन ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहे तो फिजिज ऑप्शन कम होगा, है ना। उसी तरह फिजिज ऑप्शन प्रेशर ज़्यादा रहे तो फिजिज ऑप्शन ज़्यादा होगा, प्रेशर कम है तो फिजिज ऑप्शन कम होगा, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट का क्या रिलेशन है, तो आप लिख सकते हैं, ये तो आपका हो गया एड्जॉर्बेट के लिए, तो फिजिज ऑप्शन प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा फिजिज ऑप्शन होगा।
करेक्ट, ये तो केमिजॉर्प्शन के लिए भी यही है। ठीक है, और इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन है। मैंने बोला था ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, करेक्ट। ये अप्रोक्सीमेटली 20 to 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ करता है ना। बहुत ही कम है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर वंडरवाल फोर्स काम करता है, इसलिए बहुत ही कम एनर्जी ये रिलीज़ करता है ना प्रोसेस में। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है केमिजॉर्प्शन देखेंगे, है ना। केमिजॉर्प्शन का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, केमिजॉर्प्शन तो पता चल गया, उसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ठीक है, और आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।